हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को फार्मर लव्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक शर्मा। और पिछले 6 लेक्चरों में हमने जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक लेक्चर प्रोडक्टिव रहा होगा और आपका इंटरेस्ट मेरे साथ बना रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने इस सीरीज के अंतिम चरण में, क्योंकि हम 1 या 2 लेक्चर में अब इसको कंक्लूड करेंगे। तो आपसे मैं यह निवेदन करूंगा कि ये जो कंक्लूडिंग लेक्चर्स है, इस पर आपको थोड़ा फोकस्ड रहना है, क्योंकि इसमें हम माइनर माइनर जो टॉपिक्स हैं जो कि उठते हैं मिड में, और छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनको क्लियर कर लेंगे हम इसमें। तो चलते हैं अब हम अपने लास्ट सेशन में, जो कि 1 या 2 लेक्चर में कंक्लूड होगा। आज हम जानने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है उसे समझिए। जब से हमने मार्केटिंग शुरू की है, तब से हमने प्रॉफिट के बारे में ही चर्चा की है। मतलब अब तक के सभी लेक्चरों में हम केवल प्रॉफिट के बारे में चर्चा करते आए हैं, खर्चों के बारे में चर्चा करते आए हैं, एवं सभी डिस्ट्रीब्यूशन और फैसिलिटीज के बारे में बात करते आए हैं। लेकिन अब तक हमने खर्चे के साथ साथ रिस्क के बारे में कोई बात नहीं की है। क्यों नहीं की है उसको भी समझ लें, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सीरीज थी और एक टॉपिक था, इसीलिए अब हम रिस्क के बारे में जो है बात करेंगे। तो रिस्क क्या क्या हो सकती हैं वह समझ लीजिए। जैसे कि फार्मर ने ग्रो किया अनाज और उसने उसको फील्ड पर ही स्टोर कर दिया। अब जब ये फील्ड पर स्टोर्ड है, वर्षा के कारण भी इसमें जो है नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकती है रिस्क। दूसरा, इसको यहां से अन्य स्थान पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया। ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया, और यदि ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी नुकसान होता है तो वह भी रिस्क के अंतर आता है। अर्थात रिस्क यहां भी हो सकती है। हमने कोई चीज ट्रांसपोर्टेशन करवाई और ट्रांसपोर्ट करते समय रास्ते में मान के चलिए कि कोई गाड़ी पलट गई या कोई भी इंसिडेंट होता है, तो उसमें भी आपको क्या रहेगी, रिस्क होगी। वहीं अगर बात करें फील्ड से इसे स्टोरेज कराने के लिए वेयर हाउस में पहुंचा दिया, वेयर हाउस में पहुंचा दिया, तो क्या वहां रिस्क नहीं होगा? वहां भी रिस्क होगा। कैसा रिस्क? तो यहाँ कई प्रकार के रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि आगजनी, पेस्ट, हीट पेस्ट। ठीक है, इसमें मेजर जो है रोटेंट होते हैं, जिन्हें चूहा कहा जाता है। चूहा, ये इस प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग रिस्क भी हो सकती हैं। अब मार्केटिंग रिस्क कैसी होंगी? मार्केटिंग रिस्क कुछ इस प्रकार होंगी, जैसे मान के चलिए कि आपने फील्ड से कोई माल जो है स्टोरेज करा दिया, इसलिए कि आगे जब प्राइस में बढ़ोतरी होगी तब मैं इसको बेच दूंगा। लेकिन प्राइस में बढ़ोतरी ना होने की बजाय उसमें गिरावट आ जाती है, तो इस स्थिति में भी आपको रिस्क हो जाएगा। तो ये सब होते हैं रिस्क। इस तरह के रिस्क होते हैं और इनका करेंगे हम मैनेजमेंट, तब जाके हम जो है एक अच्छे प्राइस को प्राप्त करेंगे। हमारा एम जो है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एम जो है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। की मार्केटिंग तो हुई, लेकिन अगर रिस्क इतना हुआ तो क्या हम उस एक्चुअल प्राइस को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें रिस्क का मैनेजमेंट करना होगा। अब करते हैं हम रिस्क का मैनेजमेंट। रिस्क का मैनेजमेंट जानने से पहले सबसे पहले हम इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो यह होता है
तीन प्रकार का पहला है फिजिकल रिस्क। दूसरा है प्राइस रिस्क। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल रिस्क। तो ये तीन प्रकार की रिस्क हैं और ये तीनों प्रकार की रिस्क ही बहुत खतरनाक है। जैसा पहला है हमारा फिजिकल रिस्क हमारी क्वांटिटी पर होगा, जो कि फील्ड में हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है। ऐसी स्थिति में वर्षा या जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया था वह सब स्थिति इसमें फिजिकल में बनेगी। प्राइस रिस्क में अगर मान के चलिए प्राइस फ्लक्चुएट कर गया और गिरावट आ गई तो प्राइस रिस्क हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल रिस्क जो है ये भंडारण भंडारण की स्थिति में आएंगे। भंडारण की स्थिति में इंस्टीट्यूशनल क्यों आएंगे? क्योंकि आपने एक वेयर हाउस को स्टोरेज के लिए चुना है, जो कि एक क्या है, इंस्टीट्यूट है। तो इस प्रकार जो है हमारी इंस्टीट्यूशनल रिस्क भी हो सकती हैं। अब रिस्क को कम करना है तो क्या करना होगा वह समझते हैं। अगर रिस्क को कम करना हो तो हमें फिजिकल लॉसेस को कम करना होगा। फिजिकल लॉसेस को क्या करना होगा? कम करना होगा। ये कैसे होंगे? तो इसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, फोरकास्टेड रहना पड़ेगा। फोरकास्टेड यानी कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि विगत वर्ष में क्या रहा था, पिछले वर्ष में बारिश हुई थी या इन स्थानों पर जो है चूहों का प्रकोप ज्यादा होता है। तो अगर हम इन चीजों से अवेयर होंगे तो हम फिजिकल लॉसेस को कम कर लेंगे, जिससे रिस्क को मिनिमाइज कर लिया जाएगा। हम करेंगे यूज ऑफ मैकेनिकल टैक्टिस। इसमें अपने फायर जो एक्स एक्स गाइड फायर जो कंपनसेशन होते हैं, जो कि फायर बॉक्स होते हैं जिनसे आग बुझाई जाती है, उनका उपयोग यहाँ करेंगे। जो फायर आग बुझाने वाले यंत्र आग बुझाने वाले यंत्र उनका उपयोग हम इसमें करेंगे और प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं? तो जनरली क्या है, किसान जो है किसी भी अपने माल को कैसे भी स्थिति में कैसे भी पैकेजिंग करके ले आते हैं, लेकिन उनको थोड़ा अवेयर होना चाहिए इस चीज से कि हम जो है बारदाना अगर अच्छा रखेंगे तो हमारे माल की जो है सुरक्षा अच्छी होगी। तो पैकेजिंग व्यवस्था पर हमें फोकस करना होगा। प्रॉपर पैकेजिंग करेंगे और जो है नमी से बचेंगे। जैसे कि मानिए व्हीट में कई सारी डिजीज होती है, कई सारी राइस में भी डिजीज होती है जो कि मॉइस्चर के कारण बढ़ जाती है। एक तो डिजीज हो गया, दूसरा अगर उसमें मॉइस्चर 12 से 14% बढ़ता है, से ज्यादा होता है, तो यह भंडारण की स्थिति के लिए अमान्य है। भंडारण की स्थिति के लिए अमान्य मानी जाएगी। इसीलिए मॉइस्चर पर भी हमें फोकस करना होगा। साथ में हमें रिस्क को कम करने के लिए फसल बीमा
एवं इंश्योरेंस जैसी व्यवस्था करनी होगी। तो इन सब चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिजिकल लॉसेस हो गए हैं, यूज ऑफ मैकेनिकल टैक्टिक्स जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे और प्रॉपर पैकेजिंग का इस्तेमाल करेंगे, नमी से बचना है, और रिस्क जैसे कि फसल बीमा इंश्योरेंस जैसी व्यवस्थाओं का उपयोग करेंगे तो उससे भी हम अपना रिस्क जो है कम करेंगे। इसके अलावा वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिनिमाइज हो, प्राइस मिनिमाइज हो उस समय फसल का भंडारण कर लेंगे, भंडारण कर लेंगे। तो ये सब भी हमें, इन सब की व्यवस्था हो जाएगी तो हम अपने रिस्क को जो है कम कर लेंगे। और रिस्क आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जानते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या है? स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हमने पहले ही कर लिया था। जैसे हमने फैसिलिटेटिंग के बारे में जाना था, फैसिलिटेटिंग मिडलमैन, एजेंट मिडलमैन और मिडलमैन, इनके बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी हम स्पेकुलेशन शब्द का एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं। दरअसल स्पेकुलेशन ऐसा व्यक्ति होता है, स्पेकुलेशन मैन बोल सकते हैं या इसको स्पेकुलेशन ही समझिए। स्पेकुलेशन क्या है कि इसमें जो व्यापारी होता है वह एक निश्चित समय पर किसी वस्तु को खरीदता है और जब उसके प्राइस जो है बढ़ जाते हैं तो उसको बेचकर मुनाफा कमा लेता है। इसे कहते हैं स्पेकुलेशन। किसी निश्चित समय पर कमोडिटी को खरीदता है तथा सही समय आने पर उसे बेच देता है। इसे कहेंगे क्या? स्पेकुलेशन। इसमें क्या करता है व्यापारी? व्यापारी जो है देखता है मार्केट की स्थिति, अर्थात वह या तो फोरकास्टिंग समझता है और यह रिस्क नहीं लेता है। तो इसे कहा जाएगा स्पेकुलेशन। इसे कहा जाएगा स्पेकुलेशन। और स्पेकुलेशन होती है दो तरह के। अब वो दो तरह कौन से हैं? एक होता है प्रॉपर स्पेकुलेशन, और दूसरा है इलेजिमेट स्पेकुलेशन। ये दो तरह के स्पेकुलेशन होंगे, प्रॉपर स्पेकुलेशन और इलेजिमेट स्पेकुलेशन।
प्रॉपर स्पेकुलेशन में जो है व्यापारी अपना माल जो है समय से निकालेगा, अर्थात वह 1% भी रिस्क नहीं लेगा। वही इलेजिमेट स्पेकुलेशन में अगर उसको घाटा लग जाता है तो कोई ज्यादा बड़ी इफेक्ट वाली बात नहीं होती है, तो यह भी हो सकता है, इसे कहेंगे इलेजिमेट स्पेकुलेशन। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, स्पेकुलेशन से क्या इनके क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर स्पेकुलेशन किया है तो। इसमें ये रहेगा बेनिफिट कि एक तो कम दाम पर खरीदा और अधिक पर बेचा। इसमें हो जाएगा उसको बेनिफिट। ये जो है उसका बेनिफिट है। अब इसमें एक और टर्म और आती है हेजिंग। ये थोड़ा सा इसको समझने में असमर्थता आएगी आपको, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे समझेंगे इसको। हेजिंग ये स्पेकुलेशन की तरह ही होती है। इसमें जो है व्यापारी व्यापारी कमोडिटी को कैश मार्केट में परचेज करता है, कैश मार्केट में परचेज करता है तथा घाटा होने की स्थिति में फ्यूचर मार्केट में सेल कर देगा, फ्यूचर मार्केट में सेल कर देगा। अर्थात हेजिंग में भी स्पेकुलेशन जैसा ही है, अगर उसे घाटा होता है तो वह इसे बेच देगा, लॉस नहीं सहेगा, और यह इसको कैश मार्केट यानी वर्तमान समय में खरीदेगा और फ्यूचर समय में इसको बेच देगा। अब हेजिंग में जो है लॉस को, हेजिंग क्यों की जाती है, ये लॉस को प्रोटेक्ट करता है। ये लॉस को क्या है, प्रोटेक्ट करेगा। और इससे नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल ही प्रॉफिट होता है। ये क्या है, लॉस को प्रोटेक्ट करेगा और नॉर्मली इससे प्रॉफिट होगा ही होगा, इसे हेजिंग कहते हैं। आप इसे ऐड कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे और आगे जानते हैं प्राइस फोरकास्टिंग के बारे में। प्राइस फोरकास्टिंग क्या होता है उसे समझते हैं। जैसे कि एक अनुमानित आंकड़ा हमारे द्वारा लगाया जाएगा कि आज जो है गेहूं की प्राइस 2500 रुपये है, लेकिन 2 महीने बाद ये 2650 रुपये हो जाएगी, तो इसे बोला जाएगा फोरकास्टिंग। इसे बोला जाएगा फोरकास्टिंग, जो किस पर निर्भर करती है, तो फोरकास्टिंग जो है निर्भर करेगी अपने डेटा पर। जो आपके पास डेटा होंगे उन पर निर्भर करेगी, जैसा आपके पास डेटा होगा वैसी ही आप फोरकास्टिंग कर पाएंगे। अब जानते हैं फोरकास्टिंग के बारे में। फोरकास्टिंग ऑफ प्राइस। फोरकास्टिंग क्या होती है, तो फोरकास्टिंग होती है पूर्वानुमान।
पहले से ही एक अनुमान लगा लेना कि इस वस्तु की यह रेट हो जाएगी या इस वस्तु की यह प्राइस हो जाएगी, तो इसको कहते हैं प्राइस फोरकास्टिंग। आप लोगों ने क्लाइमेटिक फोरकास्टिंग देखी होगी, ये है प्राइस फोरकास्टिंग जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा क्लाइमेट फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ये है फोरकास्टिंग ऑफ प्राइस। क्योंकि हमें इसका क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मान के चलिए फोरकास्टिंग हुई, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि फोरकास्टिंग किन किन व्यवस्थाओं में होगी। सबसे पहले तो हमें होना चाहिए एक डाटा, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है, नॉलेज भी है चाहिए हमें, और चाहिए हमें इंफॉर्मेशन। तब जाकर हम क्या करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे। अब डेटा क्या होगा, तो डेटा में हम बात करेंगे पुराने अनुभव, पिछले वर्ष का डेटा, उसके पहले का डेटा, आगे का डेटा। तो इन सब डेटा को मिलाकर जब एक निर्णय लिया जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि इस वर्ष में इस समय जो है इस क्रॉप की ये रेट रही थी और इस समय ये फ्लक्चुएट कर गई, आगे बढ़ गई। तो ये हर एक समय पर हमें देखना होगा, इसे ही हम जानेंगे फोरकास्टिंग ऑफ प्राइस। इंटेलिजेंस, ये तार्किक ज्ञान है, हमें अपने मस्तिष्क द्वारा पूर्वानुमान लगाना भी एक प्रकार का इंटेलिजेंस है। नॉलेज होना, अगर उसके बारे में ज्ञान है पहले से है तो। और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होती है जानकारी, जानकारी जो कि विभिन्न एनालिटिक एनालिटिक साइंटिस्टों द्वारा द्वारा तैयार की गई हो। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, तो ये क्या करेगी, हमें फोरकास्टिंग कराने में महत्वपूर्ण हेल्प करेंगी। अब चूंकि फोरकास्टिंग हो जाएगी, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा जी, व्हाट क्रॉप वेन प्लांट और व्हाट क्रॉप वेन प्लांट एंड वेर सेल। फोरकास्टिंग का पूरा सारांश जो है इन तीन शब्दों में छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, हमने अगर फोरकास्ट की, तो फोरकास्ट करने से हमें एक बात पता चल जाएगी, हम इस मोटिव पर आ जाएंगे कि हमें कौन सी क्रॉप लेना है। क्यों, क्योंकि हमें यह पता है कि इस वर्ष में यह जो है गेहूं की फसल के साथ हुआ, या कोई भी एक फसल जिसमें हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो हम उसके आगे और पिछले हिस्से को थोड़ा बहुत समझने लगेंगे। पिछला हिस्सा तो पूरा जान ही लेंगे, लेकिन हम आगे का एक अनुमान लगा लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी क्रॉप लेना है। मान के चलिए कि हमने फोरकास्टिंग की गेहूं पर, तो हमें पता चला कि इससे बेनिफिट हो जाएगा, तो हमने यहाँ गेहूं ले लिया, गेहूं ले लिया। और अब फोरकास्टिंग की है, तो ये तो अवेयर होगा ही हमको कि कब हमको हार्वेस्ट में लेना है। अब बहुत सारी वेराइटी होती है, कुछ अर्ली ग्रो वैरायटी होती है, कुछ लेट ग्रो वैरायटी होती है, तो सब अलग अलग तरह से वेराइटी होती है। अब आपको किस समय पर उपज लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वेराइटी डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर अर्ली वेराइटी है तो अर्ली है, तो उधर भी अर्ली टाइम हो जाएगा, लेट वेराइटी है तो हार्वेस्टिंग टाइम भी उधर आगे लेट हो जाएगा। तो इस पर डिपेंड करता है। तो वेन प्लांट कब लेंगे, अर्ली लेंगे या लेट लेंगे, दोनों में से कोई एक हम लेंगे, तो ये हो जाएगा वेन प्लांट। अब प्लांट ले लिया, फोरकास्टिंग के थ्रू लिया। अब बात कर लेते हैं कब सेल करेंगे, तो हम करेंगे इसका भंडार। भंडार क्यों करेंगे, वो फोरकास्टिंग पर निर्भर करता है। अगर फोरकास्टिंग में हमें लग रहा है कि इस मंथ में सेल कर देना चाहिए, हमारा जो है
ग्रोथ हो जाएगी या इनकम अच्छी मिल जाएगी तो हम सेल भी कर देंगे, लेकिन अगर स्थिति सही नहीं रही तो फिर हमारे पास ऑप्शन रहेगा भंडार। तो वेयर सेल, ये जो है 3 पॉइंट जो है बहुत ही मेन पॉइंट है, इनको अच्छे से लिख लें, जो कि आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में समझेंगे जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है डीएमआई। डीएमआई एक इंस्टीट्यूट है जो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन पर वर्क करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में है। इसका मार्केटिंग में क्या रोल है? तो इसका मार्केटिंग में रोल है रेगुलेशंस करना। रेगुलेशंस जैसे कि रेगुलेशंस जैसे कि किसी भंडारण गृह पर किस क्वांटिटी में माल जो है एकत्रित किया गया है। कोई वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस की लिमिट है 10 टन, 10 मिलियन टन, और अगर इससे ज्यादा वे पाया जाता है तो ये किसके अंदर देखा जाएगा? ये देखा जाएगा डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन। ये तो हो गए रेगुलेशंस। इसके अलावा भी कई सारे नियम जो है मार्केटिंग के लिए डीएमआई तैयार करता है। कई सारे नियम जो है मार्केटिंग के लिए डीएमआई तैयार करता है। उसके बाद बात करते हैं हम एगमार्क। एगमार्क जो है सर्टिफिकेशन होता है। एगमार्क एगमार्क एक प्रकार का सर्टिफिकेशन है एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये केवल एक सर्टिफिकेशन है, एक मार्क है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है। फोर्थ, एग्रीकल्चर कमोडिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। ये आपसे मिड में 1-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर से जरूर रखें याद। इसके लगभग 22 रीजनल ऑफिस हैं। 22 रीजनल ऑफिस एंड 57 सब ऑफिस है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और चूंकि आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आपको एगमार्क के बारे में तो अच्छी खासी जानकारी होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एगमार्क एक ऐसी व्यवस्था है जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए बनाई गई है, तो आपको इसके बारे में जान लेना जरूरी है। इसके बाद मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आया था। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1937 में आया। इस ऑर्डर के अंतर्गत जो है मीट की क्वालिटी के बारे में और उसमें जो भी हस्तक्षेप होते हैं या एडल्ट्रेशन होते हैं उनको कम करने के लिए बनाया गया था। स्टोरेज की रख स्टोरेज जो है उसका टाइम पीरियड डिसाइड करने के लिए, या एडल्ट्रेशन को कम करने के लिए इसे बनाया गया था। और अब हम अंत में चर्चा करेंगे
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान। 1988 में यह बनाया गया था। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में, और इसको बनाया गया था 1988 में इस उद्देश्य से कि जो कि नेशनल क्षेत्र में जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी वेयर हाउस हैं जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज का स्टोरेज करती हैं, भंडारण करती हैं, तो उनके लिए जो नियम जो तैयार किए जाएंगे वह नियम इसके तहत ही रेगुलेट करेंगे, इसके अंतर्गत रेगुलेट करेंगे। इसकी कई सारी बॉडीज हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में वर्क करती हैं, इसके अंतर्गत कई सारे कर्मचारी हैं जो कि CWC ऐसे अन्य क्षेत्रों में वर्क करते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में ट्रेड के बारे में और कुछ बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।